रिलैक्स। मुझे इस बात की खुशी है कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और उसमें बहुत मनोयोग से डूबे हैं। ये किस विषय में किताब है? सर, इसमें एक्टिंग के ऊपर बातचीत की गई है और मैं इसको आज से पढ़ना स्टार्ट करने वाला हूँ। इसका कवर बहुत इम्प्रेसिव लग रहा है। हाँ सर, काफ़ी अच्छा बुक जैकेट है इसका। ठीक है, किसकी है लिखी हुई? सर, डेविड मैमेट। ट्रू एंड फॉल्स एक्टिंग पर है। हाँ सर, इसको पढ़िएगा और हम लोग से शेयर करिएगा। बिल्कुल सर। सर, मुझे कुछ नहीं समझ में आया तो भी आपसे ही पूछूंगा। हाँ, नहीं, ये जो किताबें पढ़ना ये भी एक एक्टर की जीवन शैली का हिस्सा होता है। तो आज हम लोग एक्टिंग के किस एस्पेक्ट पर बात करें? सर, वाचिक स्पीच। तो स्पीच पर हम लोग बातचीत करें जो पिछले 60-70 साल से हमारे देश में होता आ रहा है उसकी तर्ज पर, या नाट्यशास्त्र की ओर से? नाट्यशास्त्र। मुझे इस फिर एक आपने खुशी दी। तो नाट्यशास्त्र की ओर से जब हम स्पीच की ओर बढ़ते हैं, या जिसको हम लोग वाचिक कहते हैं, उसका वैसे तो जो प्रॉपर अध्याय शुरू होता है अध्याय 15 से, चैप्टर 15 से, लेकिन उसके वहाँ पर पढ़ने से पहले कुछ बातें विषय प्रवेश के लिए ज़रूरी है। जैसे कि क्रिएशन, एक एक्टर को हमेशा क्रिएट करना होता है। ठीक है, एक्टर को क्या क्रिएट करना पड़ा, जबकि राइटर ने, प्ले राइट ने जो स्क्रिप्ट लिख दिया है उसी को तो लोगों तक ले जाएगा, इसलिए एक्टर है। लेकिन एक्टर क्या क्रिएट करेगा? एक्टर रस क्रिएट करेगा, इफेक्ट क्रिएट करेगा, है ना। अब ये क्रिएशन जो है वो हमेशा नया होता है और मौलिक होता है। क्रिएशन शब्द का मतलब है न्यू एंड ओरिजिनल, यानी उसमें नॉवेल्टी होगी, नयापन होगा और वो ओरिजिनल होगा। अब मेरा सवाल है कि एक जो प्रोवर्ब है कि देयर इज़ नथिंग न्यू अंडर द सन, इस संसार में सब कुछ कहा जा चुका है, बोला जा चुका है, रचा जा चुका है, तो आप क्या रचेंगे? है ना। तो इसका उत्तर यही है कि देयर इज़ नथिंग न्यू अंडर द सन, बट देयर इज़ ऑलवेज न्यू अंडर द सन ऑफ प्रतिभा। सन ऑफ प्रतिभा। प्रतिभा का जो सूरज है आपके भीतर, वह उसकी प्रकाश में आप हर पल ऐसा रच सकते हैं जो नया हो और मौलिक हो, है ना। यहाँ से मैंने ये टर्न इनवर्ड हो गया। बिल्कुल, ये सूरज के प्रकाश में सब कुछ कहा जा चुका है। ये तो बाहरी चीज़ है, और ये बाहरी चीज़ किसके कारण है? माइंड के कारण है। हम बाहर जो कुछ भी देखते हैं अपनी इंद्रियों से, जो कुछ सुनते हैं वो अपने माइंड को देखते हैं, अपने माइंड को सुनते हैं। बिल्कुल ठीक। अब एक अच्छी बात आ गई कि अब यहीं से नयापन आ गया कि उस सूरज के नीचे तो सब कुछ कहा गया है, लेकिन इस सूरज के नीचे जो भी आप कहेंगे वो नया ही होगा। ठीक है, यहीं से नयापन आ गया, है ना। और शब्द के बारे में कहा गया है कि संसार में अगर शब्द नहीं होता तो संसार ही नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ शब्द है। बिल्कुल, हर आदमी कल्पना करी सब लोग गूंगे होते हैं पूरी दुनिया में अगर शब्द नहीं, है ना। तो अब ये जो मौलिक होना, नयापन होना तो अभी दिख गया, नई बात ही आ गई। लेकिन मौलिक है ये कैसे जानेंगे? हमारी बात मौलिक है कैसे जानेंगे? तो ठीक है, इस प्रतिभा में जो पहली बार चीज़ आप कहेंगे वाली स्पीच, तो वो मौलिक होगा, ये कैसे हो? इसको हम लोग कैसे समझे? आज मौलिकता को 3 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ये है लिंक करना, 2 ऐसी चीज़ों में लिंक करना जिसकी तरफ लिंक किसी ने किया ही नहीं। जैसे शब्द को लेकर, स्पीच को लेकर वेद में, ऋग्वेद में एक कल्पना की गई है एक जंतु की, एक अजीब सी जंतु की। उस जंतु के 4 सिंग हैं, 2 सिर हैं, 7 हाथ हैं, 3 पैर हैं, और वो 3 जगह पर बंधा हुआ है, और वो शब्द करता है, मतलब ध्वनि करता है।
एक्चुअली साउंड को ही शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं। अच्छा। हम लोग के सामने जैसे आज है, ये है शब्द का मतलब कबूतर, कौवा, और साउंड का मतलब कोई भी आवाज़। कोई भी आवाज़। ऐसा है नहीं, ध्वनि का नाम है शब्द। साउंड है, हाँ। उसी को वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। अच्छा। उसके 10 समानार्थी शब्द हैं जो शब्दकोश में दिया हुआ है। अब ये है कि ये जो एक कल्पना की गई, इसको संध्या भाषा कहना चाहिए। ये वैदिक समय से संध्या भाषा चली आ रही है कि एक ऐसा जंतु है, जंतु का नाम भी लिखा हुआ है, बैल, वृषभ। वृषभ। हाँ, तो उसको अच्छी भाषा में वृषभ कहते हैं, और हिंदी में बैल नहीं कहते, सांड कहते हैं। सांड कहते अंग्रेजी में बुल कहते हैं। हैं। हाँ। और बैल को जो किसान चलाते हैं वो ऑक्स है, वो। ठीक। तो सांड या बुल या वृषभ, संस्कृत में वृषभ। तो ये एक ऐसा वृषभ है जिसके 2 सिर हैं, 7 हाथ हैं, 3 पाँव हैं। इसका मतलब किसी और चीज़ का ये प्रतीक है। बिल्कुल। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि वो जो सांड है, वो जो बुल है, वृषभ, वो इंसान के भीतर प्रवेश कर गया है। अच्छा। इसलिए वो जो साउंड करता है, ध्वनि करता है, बोलता है, इसलिए इंसान बोलता है, और कोई नहीं बोल सकता। अब इसकी मीनिंग को जानना होगा। वो ऐसे कि ये जो शब्द है, स्पीच, इसको व्याकरण की दृष्टि से वहाँ देखा गया है कि ये जो शब्द है, इसके 4 जो सिंह हैं, वो है हमारे यहाँ 4 स्तर हैं स्पीच के, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। लेकिन ग्रामर की ओर से इसको बोला जाता है नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। ठीक है। 2 सिर है, तो एक है क्रिया, एक नित्य। 7 हाथ है। लोग इसको हालांकि अग्नि से भी जोड़ते हैं, लेकिन ऋषभ साफ लिखा हुआ है, अग्नि के लिए नहीं है। तो 7 जो है हमारे विभक्तियाँ होती है संस्कृत में, व्याकरण में, ठीक है। और 3 पैर है का मतलब हुआ भूत, भविष्य, वर्तमान। आप जब क्लास 6-7 में पढ़े होंगे, पढ़ती, पढ़ता, पढ़ती, तो उसका एक पास्ट टेंस भी पढ़े होंगे, अपठत ये वाला, और एक भविष्य भी पढ़े होंगे, पटिश्यामी वाला, है ना। ये 3 जो है, 3 पाँव हो गया, 3 जगह से बंधा हुआ है। तो जब आदमी उच्चार लेता है, बोलता है, हवा जब अंदर जाती है तो नाभि तक जाती है, लेकिन जब वो बोलता है तो यहाँ से बोलता है, यहाँ से बोलता है, यहाँ से बोलता है। बिल्कुल। तो नारदीय शिक्षा में लिखा भी हुआ है हृदय, कंठ और सिर, ये 3 से इंसान बोलता है। ठीक, 3 जगह से बंधा हुआ है। और वो वृषभ बोलता है, वो वृषभ हमारे अंदर प्रवेश कर गया है। हाँ। अब वो जो वृषभ है, ये डिवाइन है, और हम लोग डिवाइन नहीं है, ये नश्वर है। तो नश्वर ह्यूमन बीइंग में एक अनश्वर जो चीज़ चला गया है, वो है शब्द तत्व या स्पीच। शब्द तत्व या स्पीच, जिस पर हम लोग आज बात करने बैठे हैं, है ना। हमने बोला कि एक्टर क्या करता है कि कुछ क्रिएट करता है। क्रिएशन जो होता है नया और ओरिजिनल होता है, और ये नया ओरिजिनल तब होगा सिर्फ जब वो अपनी प्रतिभा के सूरज में व्यक्त करेगा। अब हम आए कि नया तो हो गया, जब भी ओरिजिनल होगा तो नया ही होगा। लेकिन ओरिजिनल को या मौलिक को देखने के 3 तरीके बता रहे हैं। पहला तरीका ये है लिंक करना 2 चीज़ों का। अभी एक चीज़ हम लोगों ने जाना, ऋग्वेद में ऐसा एक वृषभ है, ठीक। अब आप आ जाइए सीधे हमारे यहाँ काशी में, जो शिव के साथ आप देखते हैं त्रिशूल है, और वो वृषभ है, उनका वाहन जो है वृषभ है। हर कोई त्रिशूल का मतलब त्रिशूल शक्ति समझता है, जबकि उसका मतलब होता है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। वरना शिव के बाद त्रिशूल है तो हमें क्या, हमारे भीतर इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति है। जैसे ही ये हो जाएगा, हमें कल्याणकारी काम कर पाएंगे, हम शिव कर्म कर पाएंगे। यही तो त्रिशूल हुआ। लेकिन वो सांड मतलब समझ में नहीं आता ना कि वो है तो है, शिव जी का वाहन है। वो अपना कैलाश से आते होंगे और यहाँ पर हमारे हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, शमशान में जाते होंगे, लेकिन वो हमसे कैसे जुड़, हमारे काम कैसे आ सकता है। तो अगर हम वेद पढ़ते हैं और इस विषय को समझ ले, स्पीच, इसके लिए हम लोग माँ सरस्वती की ओर देखते हैं ना, लेकिन वही तो शिव के साथ है, शिव जी के साथ होता है। लेकिन अभी इसको इस तरह से कभी जोड़ा नहीं गया। तो आप किसी किताब में नहीं पढ़े होंगे, कभी सुने नहीं होंगे। लेकिन जब आपने वृषभ का ये परिचय शिव के वृषभ के साथ जोड़ा, तो शिव के साथ जो है वहीं पर विद्या की शक्ति है, शब्द की शक्ति है,
यानी शिव के कारण ही हमारे भीतर स्पीच है, उत्पन्न हुई, हाँ। जिससे हम एक शिव का कर्म कर सकते हैं। ये हमने लिंक किया, बिल्कुल सर, एकदम मौलिक आ गया, मौलिक हो गया। तुरंत एकदम। मौलिकता का एक रूप ये है। मौलिकता का दूसरा रूप ये है कि अगर कोई चीज़ पुराना पड़ चुका है, उसमें अगर आप नया मतलब या नया भाव देते हैं, नया अर्थ देते हैं, तो वो मौलिकता का एक रूप वो भी हो जाएगा। वो ऐसे कि नाट्यशास्त्र जब पढ़ने जाएंगे तो एक शब्द आएगा चतुरश्र। चतुरश्र मतलब हाँ, वर्गाकार, स्क्वायर, चारों भुजाएं बराबर। और इसको प्रायः लोग नाट्यशास्त्र पढ़ के ये जानते हैं कि जो थिएटर हॉल बनता है, एक ट्रायंगुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, तो जो स्क्वायर बनता है उसको चतुरश्र बोलते हैं, वर्गाकार। तो जब भी चतुरश्र शब्द बोला जाता है नाट्यशास्त्र का, लोगों को क्या होता है, उनको लग जाता है कि वर्गाकार हॉल। आगे जब आदमी पढ़ने जाता है तो उसमें डांस में 10 तरह के नृत्य हस्त बताए गए, उसमें एक है चतुरश्र। अब आप कैसे दिखाएंगे? अगर वर्गाकार है तो अब आप डांस में इसको कैसे दिखाएंगे? फिर कितने तरह के वृत्त बनते हैं, जो 14वां अध्याय है, 12वां, 13वां, 14वां, उसमें ये बताया गया कि कैसे शस्त्र फेंके, वहाँ फिर चतुरश्र आता है। चलिए मान लीजिए उसको भी आप किसी तरह से दिखा देंगे। फिर ताल जब बताया जा रहा है उसमें तो चतुरश्र ताल, ताल को आप चतुरश्र कैसे दिखाएंगे? इसका मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ हो रहा है ना, और किसी का ध्यान नहीं गया है नाट्यशास्त्र पढ़ते हुए तो वहाँ पर एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता है। हमारे जो संस्कृत वाङ्मय में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक नई बात आई, बिल्कुल सर। तो मौलिकता एक इस तरह से आती है जब आप लिखे हुए पुरानी चीज़ में कोई नया अर्थ, नया भाव देते हैं। और तीसरी जो चीज़ है कि प्रतिभा के सूरज में जो कुछ भी होगा वो नया होगा। वो तब होगा, आपको पता कैसे चलेगा कि आप प्रतिभा के सूरज में व्यक्त कर रहे हैं? तब जब आप माइंड का यूज़ नहीं करेंगे। माइंड आते ही बाहर का सूरज आ गया, माइंड जाते ही भीतर का सूरज आ गया। और वो जब भी जो व्यक्त होगा उसको हमें एक्सरसाइज करके अगले एपिसोड में देख लेंगे। बिल्कुल सर। तो आज आप लोगों ने आपने ये जाना कि स्पीच को जानने से पहले हमें क्या जानना चाहिए। क्या? तो पहले तो 3 चीज़ें जो आज आपने सिखाई। सबसे पहले कि जो एक्टर को क्रिएट करना है, एक्टर को क्रिएट करना है रस, और वो कैसे क्रिएट होगा? जब वो मौलिक होगा और उसकी उत्पत्ति बाहर के सूरज से नहीं, अंदरूनी जो प्रतिभा का सूरज है उससे जब होगी, और उसी में नॉवेल्टी होगी, नयापन होगा। हाँ, उसी में नयापन होगा सर, और उसी में मौलिकता भी होगी क्योंकि वो अपना है। अब मौलिकता को हम लोग 3 तरह से देख सकते हैं। हाँ सर, 3 तरीके। एक आपने बताया, एक लिंक करना, 2 अलग अलग चीज़ों को जोड़ के। दूसरा, कोई पुरानी चीज़ पहले से लिखी हुई है उसको नया मतलब देना, नया भाव देना। हाँ। और तीसरा वो कि जब माइंड काम नहीं कर रहा है, माइंड आती है बाहर का वर्ल्ड आ जाएगा, तुरंत थॉट आ गया, मेमोरीज है। तो जब माइंड नहीं है तो आप प्रतिभा के साथ हैं। बिल्कुल। और उसके एक्सरसाइज कैसे हम लोग आगे बढ़े, हम लोग आगे बात करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर आज के लिए।